आइए शिक्षा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम पिछली वीडियो में नरेशन के बारे में बात कर चुके हैं और बताया था हमने कि नेक्स्ट अपना टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव का रखेंगे। वही टॉपिक जो एक्टिव से पैसिव का है आज हम लेके आए हैं आपके समझ। सबसे पहले हम जाने एक्टिव वॉइस होता क्या है। एक्टिव वॉइस जो है इसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं और कर्तृवाच्य को कह सकते हैं कर्तावाच्य। कर्तावाच्य का मतलब स्पष्ट होता है कि वे वाक्य जिनमें कर्ता प्रधान रहा करता है, कर्ता के ही अकॉर्डिंग सहायक क्रिया एवं मुख्य क्रिया यूज की जाती है, उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रमन टेक्स अ टी। रमन के अकॉर्डिंग वर्ब में एस या एस को ऐड किया हुआ है। इस तरह से अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट लें, यू मेक ए काइट, इस तरह से हम देख रहे हैं प्लूरल सब्जेक्ट के होने पर वर्ब में एस या एस को नहीं लगाया है और इधर सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण हमने वर्ब में एस को ऐड किया है और प्लूरल होने पर नहीं किया है। यह है एक्टिव वॉइस का मेन नियम कि सब्जेक्ट के ही अनुसार वर्ब आया करता है। सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो एस या एस लगाते हैं और प्लूरल होता है तो एस या एस नहीं लगाते हैं। अतः आप ये समझ सकते हैं एक्टिव वॉइस में जो कर्तावाच्य होता है, कर्ता के अकॉर्डिंग ही सहायक क्रिया एवं मुख्य क्रिया का यूज किया जाता है। अब आते हैं हम पैसिव वॉइस की तरफ। तो पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान हुआ करता है। पैसिव वॉइस में क्या रहता है? पैसिव वॉइस कहा जाता है कर्मवाच्य और कर्मवाच्य में रहता है कर्म प्रधान। जैसे कर्म के ही अनुसार सहायक क्रिया एवं मुख्य क्रिया आया करती हैं, इसे हम कर्मवाच्य कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं। इसी वाक्य को मैं जैसे रखता हूं, ये तो रहा हमारा एक्टिव में। अब आते हैं हम पैसिव। तो ऑब्जेक्ट को हमें आगे लाना है और इसी के अनुसार हमें सहायक क्रिया नियुक्त करनी होगी, क्योंकि हमने बताया सब्जेक्ट के ही अनुसार सहायक क्रिया एवं मुख्य क्रिया आती है, वे हमारे एक्टिव वॉइस कहे जाते हैं और ऑब्जेक्ट के अनुसार जो आएगी वो हमारा पैसिव वॉइस कहा जाएगा। अब इधर हमारा ऑब्जेक्ट इधर आया है तो अ काइट का मीन्स हो गया सिंगुलर, तो इसके अकॉर्डिंग हमें इज लगाना चाहिए और इज के साथ में मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो अ काइट इज मेड बाय यू। अब इस तरह से हमारा एक्टिव वह हुआ करता है जिसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब और मेन वर्ब आया करती हैं और पैसिव वॉइस वह हुआ करता है जिसमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज हुआ करती हैं। अब हम इसमें एक्टिव से पैसिव के कुछ सामान्य नियम बताने जा रहे हैं आपको। एक्टिव के बाद में जब पैसिव में चेंजिंग देते हैं तो उसके लिए कुछ थोड़े 2-3 नियम हैं मेन। नंबर 1 में आता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। और दूसरा नियम, मेन वर्ब की
हमेशा थर्ड फॉर्म यूज किया करते हैं। मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज किया करते हैं। थर्ड नियम यह है कि जब सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखना होता है तो उससे पहले प्रायः बाई प्रीपोजिशन लगाया करते हैं। बाई प्रीपोजिशन लगाया करते हैं। वैसे स्पेशल वर्ब कुछ ऐसी भी हैं जिनमें बाई प्रीपोजिशन न लगा करके इन लगा दिया जाता है, विद लगा दिया जाता है और बाई लगा दिया जाता है। वे कुछ स्पेशल वर्ब हैं जिनके साथ में इनका यूज करते हैं। अगली वीडियो में हम आपको वो स्पेशल वर्ब वाला जिनके साथ में विद, इन और बाई और टू प्रीपोजिशन लगाते हैं, ये वाला भी हम आप लोगों को बता देंगे। तो आगे चलते हैं। सबसे पहला टेंस किस तरह से हमें चेंज करने होते हैं। प्रेजेंट जैसे कितने टेंसों का एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन हुआ करता है। आप लोगों को बताएं कि एक्टिव में टेंस 3 हुआ करते हैं और 3 के 12 प्रकार बन जाते हैं और 12 में जब पैसिव में चेंजिंग देना होता है तो सिर्फ हमें 8 टेंस, 3 टेंस के जो 8 काइंड होते हैं उनमें से 8 का ही बनाते हैं, 4 का पैसिव नहीं बनाते। अब 4 के 8 के बारे में जो बनना है वो हम बता रहे हैं। सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में तो कहना यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें पहचान कैसे करनी होगी, जब इंग्लिश में हमें सेंटेंस दिया होगा तो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही होगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ रही होगी, या फिर कह सकते हैं डू या डज का आना होता है। तो इन तत्वों के अनुसार हम समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा क्लियर हो जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसे हमें चेंज करना होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर। इनमें से जो भी सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का रूप धारण कर लेता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें इनमें से हेल्पिंग वर्ब उठा लेनी है। जैसे हम अब वाक्य देखते हैं, he teaches me। अब भी जैसा कि मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हम कैसे किस तरह से हमें पहचान करनी होगी कि ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस का और प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट ब्रांच से आया हुआ है। क्यों कि वर्ब में एस या ईएस लग रहा है। और मैंने ये पहले ही बताया था, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ रही होगी या डू या डज आती होगी। इतना पहचान हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की हुआ करती है। और इतना जानने के बाद हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हमें वाक्य को बदलना होता है। तो हमें ये क्लियर हो गया कि एस या ईएस इसमें आ रहा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। अब हमें इसको चेंज करना है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट के स्थान पर पहुंचा देना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर पहुंचा देना होता है। इसे हमें लाना होगा यहाँ पर और इसे लाना होगा हमें यहाँ पर। और ये जो वर्ब है वो हमें यहाँ पर वर्ब थर्ड रूप में रखनी होगी।
तो मी को जब इधर हम लाएंगे, अभी ये ऑब्जेक्टिव रूप में है, और जब इधर आएगा तो ये बन जाएगा सब्जेक्ट का रूप, तो आई हो जाएगा। और आई के साथ फिर हमें इन हेल्पिंग वर्ब में से एक सेलेक्ट करनी होगी, क्योंकि इसी के ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। आई आया है तो इज नहीं आ सकता, आर नहीं आ सकता, क्या आएगा? एम। तो आई के अनुसार हमने एम लगा लिया, और एम के बाद में ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब लानी है। मेन वर्ब बताया था मैंने अभी, हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज करते हैं, तो टीच को हमें किस में बदल देना होगा? टॉट। टीच का टॉट बन जाता है। अब हमने माना ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बना लिया, हेल्पिंग वर्ब लगा लिया और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख लिया। अब रह गया हमारा केवल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को जब हमें इधर रखना है तो उससे पहले हमने बताया था प्रीपोजिशन प्रायः बाई लगाते हैं, तो ही को इधर जब ऑब्जेक्ट रूप में लाएंगे तो हिम हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये डायरेक्ट वो क्या नाम है, एक्टिव से पैसिव होगा। अब एक और एग्जांपल हम बताते हैं, देखो you write 2 letters। अब हमने पहचान बताई थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, या तो वर्ब फर्स्ट होगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जुड़ा होगा या डू या डू होगा। हमें सबसे पहले पहचान करना है, प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण इसमें वर्ब का कौन सा रूप आ रहा है? फर्स्ट। तो भी हमें ये क्लियर हो रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। हमें वही क्रम फिर से रख देना है। 2 लेटर्स को आप सब्जेक्ट बना देंगे और 2 लेटर्स के बाद अगर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंजिंग देनी होगी तो इज एम आर में से कौन सा वर्ब लाना होगा? हेल्पिंग वर्ब आर। अब आर को हमने रख लिया, उसके बाद मेन वर्ब क्या है हमारा? राइट। इस मेन वर्ब को रख देंगे। उसके बाद जो प्राय बाई प्रीपोजिशन लगा देते हैं वो ले आएंगे। उसके बाद जो बच जाता है सब्जेक्ट हमें अंत में रख देना होता है ऑब्जेक्ट रूप में। और असल बात तो ये है कि यू जो है हमारा, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सेम रहा करता है। सब्जेक्ट हो तब भी यू और ऑब्जेक्ट है तब भी यू। आगे चलते हैं। ये रहा अफर्मेटिव वाक्यों की बात। अब नेगेटिव अगर आ जाता है तब नियम वही रहेगा। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो देखें, she does not write a poem। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हुआ। डज और डू के आने पर हमें ये लग रहा है कि ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। तो हमें क्लियर ये हो रहा है कि ये सब्जेक्ट है हमारा, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखना ए पोएम, और ए पोएम के बाद में डज नॉट यदि यहाँ है तो क्या लगाना पड़ेगा? ए पोएम के अनुसार इज नॉट। इज नॉट को रख लेते हैं। और राइट की थर्ड फॉर्म जो लगानी है वो रिटर्न हो जाएगी। रिटर्न, अब ये हमने लिख लिया, उसके बाद ये भी आ गया है, मेन वर्ब भी लिख लिया है। अंत में जब भी हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर पहुंचाना है तो उससे पहले बाई प्रीपोजिशन लगा देना। और ये जो सब्जेक्ट है हमारा नॉमिनेटिव केस में है, इसको जब इधर ले जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में पहुंच जाएगा, तो सी का क्या बन जाता है? हर। इस तरह से ये नेगेटिव सेंटेंस का हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसा कि टेंस
से ही स्पष्ट हो जाता है। देख लीजिए, एक को हमें चेंज करना है, वैसे ही सबको चेंज कर देना होता है। इसमें क्लियर है तो जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस, वैसे तो बात करें तो इंटरोगेटिव सेंटेंस दो हुआ करते हैं, सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। फर्स्ट टाइम में ही बात कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब हम आगे ले आएंगे। डज सी प्ले हॉकी, ये क्लियर हुआ। डू और डज, डू डज आने पर हमें मालूम पड़ जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। सब्जेक्ट यहाँ है, ये एक्टिव वॉइस की बात है, और पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसको हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो हमारा ये हॉकी है ना, इसको यहाँ रख लेंगे। अब हॉकी सिंगुलर है, इसलिए हमें डू डज के स्थान पर आपको हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर में से एक रखना है, तो क्या रख देंगे? इज। इज हॉकी, तो हेल्पिंग कहना ये है कि हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, और वर्ब की जगह पे हमें वर्ब रख देनी है। प्ले है तो प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेट। तो अब हमारा ये दो ऑप्शन क्लियर हो गए। अब बचा है केवल ये, तो बाई लगा करके हमें हल कर देना है। इंटरोगेटिव मार्क जो का तुम लगा देना। अब डबल इंटरोगेटिव की बात कर लेते हैं। डबल इंटरोगेटिव में कोई जैसा भी WH वर्ड आता है, उस WH वर्ड को जो कहते हैं रहने देते हैं। जैसे वाई डू यू प्ले ए क्रिकेट मैच, वाई डू यू प्ले ए क्रिकेट मैच। तो मैंने कहा WH वर्ड को अधिकांशतः जो का तो रख देते हैं, कुछ हैं जिन्हें बदल दिया करते हैं। वाई को क्या करेंगे? वाई के स्थान पर वाई रहने देंगे। उसके बाद डू या डच के स्थान पर डू आया था हमारा यू के अकॉर्डिंग। अब जो हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस की, वो एक क्रिकेट मैच के अकॉर्डिंग लगानी होगी। तो एक क्रिकेट मैच सिंगुलर है, इसलिए हमें लगाना होगा इज। फिर एक क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट मैच। उसके बाद हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारा ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था, वो सब्जेक्ट बन गया। हेल्पिंग WH वर्ड जहाँ का तहाँ रहा, हेल्पिंग वर्ब भी आ गया। अब रह गया हमारा सब्जेक्ट यू, तो बाई लगा करके हमें यू लिख देना है ऑब्जेक्ट ग्रुप में। इस तरह से हमने एक वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट को पूरी तरह आप लोगों को समझाया। इसी क्रम में आप पूरी तरह और भी देखेंगे। जो एक वाक्य है जैसे हु टीच यू, आपको कौन पढ़ाता है? कह सकते हैं हु टीच यू इंग्लिश। हु जब भी किसी भी सेंटेंस में आता है तो उसके स्थान पर हमें क्या लगा देना है? बाई हु। बाई हुम के बाद में टेंस को हमें पहचानना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो हमें सहायक्रिया लगानी होगी इसके ऊपर। यू है तो हमें लगाना होगा आर। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को लगा देंगे, तो बाई हुम आर यू। टीच है तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? टॉट। बाई हुम आर यू टॉट इंग्लिश, तो इंग्लिश अंत में जैसा का तैसा रहने देते हैं। इंटरोगेटिव मार्क लगा हुआ है, मैं बताऊँ इंटरोगेटिव मार्क रहने देंगे। इसके बाद अब आते हैं हम नेक्स्ट सेकंड टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करते हैं? बीइंग जोड़ देते हैं। क्या करते हैं?
प्रेजेंट कंटिन्यूस में जितना भी है, इस प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है आपका इज, ये दूसरे मार्कर से लिखो, एम, दूसरे मार्कर से लिखो। तो इसको कर देंगे देखिए सब ना है, इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। इनमें से कोई सा एक, फॉर एग्जाम्पल रामू is writing a poem। इसे अब हमें एक्टिव से पैसिव में बदलना है। करना क्या होगा, ये जो हमारा ये दिया हुआ है तो उसमें बदलाव क्या करना है, केवल बीइंग और जोड़ देना है, और जब बीइंग जुड़ जाएगा इसका चेंजिंग हो जाएगा। ये पोएम है तो सबसे पहले ये पोएम सिंगुलर ही सब्जेक्ट बन रहा है। ये पोएम जो ऑब्जेक्ट था वो इधर आया तो सब्जेक्ट का रूप धारण कर लेता है। इसी के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। इज बीइंग, राइट को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, रिटर्न। तो अ पोएम इज बीइंग रिटर्न बाय राम। इसके बाद कल सोनू पहुंचे 5-6 सवाल, खाना कहां से रात में बनवा, यू आर नॉट कौन से सवाल लेके टीचिंग रात में हिंदी। ये नेगेटिव सेंटेंस रहा, हिंदी को इधर ले आए। हिंदी हमारा सिंगुलर रहा इसलिए इज नॉट हो जाएगा। टीचिंग को कर देंगे टॉट बाई यू। इस तरह से आप इंटरोगेटिव में भी अगर जा सकते हैं तो आर यू कंप्लीटेड योर वर्क। तो आर के स्थान पर हमें आर लगाया था हमने यू के अकॉर्डिंग। अब योर वर्क के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना होगा। तो वहाँ योर वर्क हमारा सिंगुलर रहा इसलिए यहाँ हो जाएगा आपका एच। इससे पहले हमें एक मिस्टेक हुई यहाँ पर बीइंग लगाने की, इज नॉट बीइंग लगना था। आर योर वर्क है ना, तो एच के साथ में इज योर वर्क और यहाँ हो जाएगा बीइंग। जी जनाब जी, इस वाला नहीं आ रहा, बीच वाला उठा लो पूरा। अच्छा अच्छा जी वाला कैसे दिखाई नहीं दे रहा, आगे ऊपर लिखता हूँ। इसे देखो ऊपर हम दोबारा से नोट करें। देखो फोटो में बात में डस्टर रखो है, जगह वाला काफ अच्छा है। पर आगे वाले ना दे यार, आना तो कमेंट है 30 सेकंड कर दिया निदान है अंदर ले आएंगे। आर यू राइटिंग ए पॉइंट। ए पॉइंट को जब इधर लाएंगे तो क्या इसके अकॉर्डिंग साइक्रिया यहाँ पर इज आ जाएगा। इज अब बिल्कुल अंधे थोड़ी नहीं बैठे, देखो ए पॉइंट, घुमा रही तो घुमा रही। उसके बाद बीइंग लगाना है। दिखाई दे रहा है तो उन्होंने कुछ कमेंट लिख देते सर, दिखाई नहीं दे रहा। इज ए पॉइंट बीइंग रिटर्न एक तो तुम्हें By वैसे पर्सनल you। नंबर पर मारना है कि सर दिखाई नहीं, मैं जी की फीस दे रहा हूँ। तो यही ध्यान रखना है हमें। कंटिन्यूस आता है तो साइक्रिया की जगह साइक्रिया और उसके साथ में बीइंग और जोड़ देना है। यहाँ पर भी इज के साथ में था, ए पॉइंट इज बीइंग। इधर यू आर नॉट टीचिंग हिंदी, तो हिंदी इज नॉट बीइंग टॉट बाय यू। अब देखते हैं अगले क्रम में। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट
अब मैं नहीं तो कुछ नहीं करते अब तो जी कुछ जे नहीं कह रहा हूँ कंटिन्यूस टेंस में ज्यादा मैं तेरे को कर बोला बाय जाते यार ना कौन बोला प्रेजेंट परफेक्ट में क्या रहता है हैज मेरे का मान है हर साल में बच्चा ही जाता इसमें क्या कर देना है हैज है मेरे बीन का मान मेरे ऐसा होता है करो और हैव बीन मैं भी तो यार करके एग्जांपल के लिए देख लेते हैं और खाली नहीं होता तो मेरे दिखा सुशील हमरा खाली कर रहे हैं ना तभी जगह हैज वो अप्रैल में प्लेड हॉकी भाई नो सामान होता तो हैज का मीन्स हो गया प्रेजेंट परफेक्ट हॉकी उठा लाएंगे इधर से हॉकी के साथ में हैज बीन हो जाएगा क्योंकि हैज और हैव को किस में चेंज करना होता है हैज बीन अथवा हैव बीन में तो हॉकी हैज बीन प्लेड तो प्लेड थर्ड फॉर्म तो रहता ही है बाई लगा करके सुशील बस और जैसा कि मैंने पिछले प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताया आप लोगों को सिंपल अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव जैसा भी है वही परिवर्तन आपका सेम इसमें रहेगा अगर नेगेटिव हो गया तो हैज नॉट ही तो होगा तो हैज नॉट भी हो जाएगा कह दिया ये आ रही ठीक ठीक तो अब आगे वाला जो प्रेजेंट के बाद में जो पास्ट की बात करें या फ्यूचर की बात करें अगली वीडियो में मिलेंगे थैंक यू ब्रेक के बाद